मैंने अपने ज़िंदगी में 3 लड़ाइयाँ देखी, 62 वॉर, 65 वॉर और 71 वॉर में। वो एयरफील्ड का देखभाल करना, 10-12 एयरफील्ड पे प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया, हमारा एयरफील्ड रनवे पूरा बर्बाद हो गया। उस ज़माने में एक ही झांसी की रानी थी, अभी देखो हमारे ज़माने में अभी 300 झांसी की रानी। अभी 24 तारीख को इंदिरा गांधी आई इनको खास मिलने के लिए। हेलो जी, नमस्ते। वेलकम टू यात्रा अनकट विद द इफ़ी एक्सप्लोरर। मेरा नाम है निहारिका और आज की कॉन्वर्सेशन में लाई हूँ गुजरात के रीजन से अगेन। यहाँ पर हम हिस्ट्री के एक हीरो को और भी बेहतर तरीके से जानेंगे। 1971 के जीते गए इंडो पाक वॉर में उनके कंट्रीब्यूशन के ज़रिए। Presenting to you Wing Commander Vijay Srinivas Karnik sir, a retired Indian Air Force officer who is known for his leadership during the 1971 Indo-Pak War. And in the movie Bhuj, The Pride of India, his character was portrayed by Ajay Devgan. आइए जानते हैं उनका इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने तक का सफ़र और 1971 की लड़ाई की कहानी। मेरा नाम है विंग कमांडर विजय कार्निक। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी बहुत बड़े सिविल ऑफिसर थे, वो डिविजनल कमिश्नर थे और हमने बहुत खुशहाल की ज़िंदगी जिए है। और हम 4 भाई, एक सिस्टर, मेरी एक बहन है। तो सर, मैं जब भी किसी डिफेंस फोर्स के ऑफिसर से मिलती हूँ तो मेरे अंदर एक बहुत उत्सुकता रहती है ये जानने की, समझने की कि उनके अंदर डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने की एक इंस्पिरेशन, प्रेरणा कहाँ से आई। सो प्लीज़ उसके बारे में बताइए। एक बताता हूँ कि ये जो हमें मिलिट्री ज्वाइन करने का इंस्पिरेशन मेरे माता पिता से मुझे मिला कि पिताजी ने बताया कि अभी अपना देश स्वतंत्र हो गया है 47 में, और उनको बहुत बुरा लगा था कि वो इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई थी महात्मा गांधी के साथ, उसमें उन लोग पार्ट नहीं ले सके। ताकि मेरे 2 आंट्स थे, मतलब मेरे पिताजी की जो दो सिस्टर थे, उन्होंने बहुत सक्रिय पार्ट लिया था। मगर उन्होंने बताया कि अभी अपना देश आज़ाद हो गया है और आप लोग देश की सेवा के लिए चल पड़ो, और सबसे अच्छा देश की सेवा करने का मौका सिर्फ आपको मिलिट्री देती है, आर्म फोर्सेस देती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप आर्म फोर्सेस ज्वाइन करो। तो मैं फिर पहले निकल गया, आर्म फोर्सेस ज्वाइन किया, मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। उसके बाद मेरा जो दूसरा भाई था विनोद, वो उसने आर्मी ज्वाइन की, वो मेजर जनरल करके रिटायर हुआ। मैंने अपने ज़िंदगी में 3 लड़ाइयाँ देखी हूँ, एक्टिव पार्ट लिया हूँ, 62 वॉर, 65 वॉर और 71 वॉर में। मेरे छोटे भाई ने जो मेजर जनरल रिटायर हुआ, उसने 65, 71 और कारगिल वॉर देखी है। उससे जो छोटा था लक्ष्मण, वो एयरफोर्स में फाइटर पायलट था, वो विंग कमांडर रिटायर हुआ। उसने भी 71 और कारगिल वॉर देखी है। और मेरा सबसे छोटा भाई वो इंडिया का बहुत माना हुआ फाइटर पायलट था, जो कि मिग 29 में माहिर था। मिग 29 चलाने में उसने मिग 29 स्क्वाड्रन भी कमांड किया है, स्टेशन से कमांड किया है। वो एयर मार्शल करके रिटायर हुआ। और मेरी जो सिस्टर है उसने IAS ऑफिसर से शादी की। इस तरह से मेरा फाइटर बैकग्राउंड, मेरा फैमिली का बैकग्राउंड है। और मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ मेरे माता पिता को कि उन्होंने चारों अपने लड़कों को मिलिट्री ज्वाइन करने की परमिशन हंसी खुशी से दी। तो मतलब आप ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली ने कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करा है। एंड एज अ नेशन वी आर वेरी थैंकफुल फॉर योर सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन सर। और ये बहुत बड़ा इतिहास का चैप्टर है कि 4 भाई 71 वॉर में साथ में लड़े। तो इनका सैक्रिफाइस जो है, लोग कहते हैं आपने सैक्रिफाइस किया, मगर मैं समझता हूँ कि मेरे से ज़्यादा सैक्रिफाइस मेरे माता पिता ने किए, क्योंकि हम बहुत बिजी थे। एक के बाद एक लड़ाई आ रही थी। उनके बुढ़ापे में हम उनका ठीक से ख्याल नहीं रख सके। मगर ये मिलिट्री की ज़िंदगी है, तो उससे उसके मुताबिक रहना पड़ता है। सर्विस बिफोर सेल्फ, ये हमारा मोटो है। सर्विस पहले, बाद में फैमिली है, कुछ भी है उसके बाद में आता है। तो हम उस तरीके से जिए हैं।
सर आपने जैसे मेंशन करा 71 की जंग के बारे में, तो इस कॉन्वर्सेशन को मैं थोड़ा उस तरफ ले जाना चाहूँगी। तो मैंने इस जंग के बारे में इंटरनेट पे काफ़ी कुछ पढ़ा है, मुझे लोकल्स ने कुछ कहानियाँ बताई हैं और मुझे पता चला कि उस टाइम हमारे एयर बेसिस पर अटैक हो रहे थे 1 बाय 1 एंड भुज बीइंग वन ऑफ देम, वेयर आई गेस मतलब आप जहाँ पोस्टेड थे। तो वो पूरी सिचुएशन कैसे स्टार्ट हुई, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए प्लीज़। जैसे 62 वॉर में मैं चाइना के साथ लड़ा था। 62 वॉर अक्टूबर नवंबर में खत्म हुई। इसके बाद में इमीडिएटली मैं रशिया में गया, वहाँ से बॉम्बर पे ट्रेनिंग लेने के लिए हम वापस आए बॉम्बर ट्रेनिंग के लिए। फिर 65 वॉर चालू हो गई, उसमें मैंने काफ़ी काम किया। उसके बाद मेरा पोस्टिंग भुज पे हुआ, तब मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक का था और मेरी सर्विस थी 9 साल की। तो यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि बाकी जो बेस कमांडर्स थे, एयरफोर्स के जो भी बेसेस थे, उनके जो कमांडर्स थे वो 18 साल के सर्विस में और ग्रुप कैप्टन के रैंक में था। मैं ही अकेला ऐसा था कि 9 साल की सर्विस और फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक में था। मुझे बाद में कोऑर्डिनेटर की रैंक मिली। मगर ये जो भुज एयरफील्ड था वो बहुत महत्व रखता है। पहले उसको हम कहते हैं केयर एंड मेंटेनेंस यूनिट, मतलब कि हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे हवाई अड्डे हैं जिसको हम सिर्फ वॉर में यूज़ करते हैं, बाकी उसकी देखभाल करते हैं। तो मेरा काम था उसको वो एयरफील्ड का देखभाल करना। रनवे था, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और काफ़ी सारे जो ऑप्स रूम वगैरह थे वो अंडरग्राउंड बने थे। बॉम्ब डंप था, बॉम्ब, रॉकेट्स, एवरीथिंग, सब कुछ थे। 2 स्क्वाड्रन के लिए अकोमोडेशन, ऑफिसर्स मेस, सब कुछ था। और एक महीने के वॉर के लिए हमारे पास पेट्रोलियम भी था। तो इस तरह से जो एयरफील्ड है हम मेंटेन करते हैं। और हमें पता था कि जब ये ईस्ट पाकिस्तान के साथ इनकी गड़बड़ चालू हुई और जब अपने रिफ्यूज़ वहाँ से आने लग गए, इन लोग बहुत अत्याचार कर रहे थे, वेस्ट पाकिस्तान वाले बहुत ईस्ट पाकिस्तान पर अत्याचार कर रहे थे। तो हमें पता चला कि ये लड़ाई आने वाली है। तो हमने उस तरह से तैयारी करके रखी। मेरे पास मैं और मेरे 60 एयरफोर्स के जवान थे, एक 60 DSC डिफेंस सिक्योरिटी कोर के जवान थे जो कि सिक्योरिटी देखते थे। कुछ 40 एक सिविलियन चौकीदार थे जो हमारे इंस्टॉलेशन है उनका रखवाली करते थे। तो ये हमारे फोर्स था। मुझे फिर जब वॉर की हवा चालू हो गई तो मुझे ऑपरेशन ऑर्डर मिला और कोड वर्ड्स मिले। वो कोड वर्ड के मुताबिक हमें चलना पड़ता है। वो भी लिख के नहीं रखते, उसको याद रखना पड़ता है कोड वर्ड का। कोड वर्ड थे कि टेक प्रिकॉशन, तो हमको प्रिकॉशन लेनी पड़ती थी। उसके बाद में हॉस्टिलिटीज इमिनेंट की भी अब वॉर चालू होने वाली है, तो उसका पूरा एकदम तैयार रखो। और फिर वॉर चालू हो चुकी है। जब वॉर चालू हो चुकी है, इसका जब कोड वर्ड आता है तो हमें फिर वो ऑपरेशन ऑर्डर जो टॉप सीक्रेट रहता है और वो हमने अलमीरा में बंद करके रखा, तो उसको खोल के देखना पड़ता है कि क्या प्लानिंग है, क्योंकि वो टॉप सीक्रेट रहता है। उसके पहले, वॉर के पहले तो उसको नहीं, किसी को बता नहीं सकते और हम भी नहीं समझ सकते। तो जब पता चला कि फर्स्ट फेज़ में मेरा काम ये है कि रिकवरी बेस, इसको रिकवर, जो भी हवाई जहाज़ तकलीफ में है, अटैक करने जा रहे हैं और वो अटैक करने जा रहे हैं, तो उसको हमको रिकवर करना है। तो मेरे को कभी भी जहाज़ जब तो प्लान ऐसा था कि जामनगर पूरे दिन अटैक करने वाला था, क्या इसको कराची को, पूना से भी आने वाला था, सब प्लान उस पर था। मगर ये जो वॉर इज़ इमिनेंट का सिग्नल कब आया, क्योंकि पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को हमारे 10-12 जहाज एयरफील्ड पे प्रीएम्प्टिव अटैक कर दिया। शाम को उन्होंने अटैक कर दिया अम्बाला में, उसमें हम भुज वाले भी थे। तो हमें पता चल गया कि वॉर तो चालू हो गई है।
तो इस तरह से फिर ये फिर 3 तारीख को बॉम्बिंग हुई, 4 को हुई, 5 को हुई, 6 को हुई। रोज़ ही रात को उन लोग आके भुज पे बॉम्बिंग करते थे। और हम कैसे रिटेलिएट किया करते थे, मतलब टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स? जामनगर में हंटर एयरक्राफ्ट दिन भर जाते थे, कराची पर अटैक करते थे, कराची के एयरफील्ड पर अटैक करते थे। उसका जो नेवल डॉकयार्ड था, नेवी का बेस था, उनका जो नेवल बेस था पाकिस्तान नेवी का, उस पर अटैक करते थे। वहाँ काफ़ी पेट्रोल डम्प्स बने थे, उस पर अटैक किया, वो जलना चालू हो गए थे। फिर रात को तो हंटर्स फ्लाई नहीं कर सकते थे, तो रात को फिर पूना से कैनबरा जहाज आते थे, जामनगर में उतर के वो रिफ्यूलिंग करते थे, फिर उसको अटैक करते थे। तो कराची दिन और रात अटैक में 4 तारीख सुबह से वो चालू हो गया था। और उनको ऐसा लगा कि ज़्यादातर अटैक भुज से आ रहा है, तो उन्होंने भुज पे कंसंट्रेट करना चालू कर दिया। और आर्मी ने भी ये प्लान कर लिया कि भुज को अपने कब्ज़े लेना है, उनके पाकिस्तान आर्मी ने। तो उस तरह से भुज पे अटैक करना चालू हो गया। सेकेंड फेज़ हमारी 9 तारीख को स्टार्ट होने वाली थी, जिसमें कि 2 स्क्वाड्रन सुखोई 7 स्क्वाड्रन पाकिस्तान एक पंजाब से आने वाला था, एक ईस्टर्न सेक्टर से आने वाला था, वह फिर वहाँ से अटैक करने वाले थे। मगर 8 तारीख को इतनी बॉम्बिंग हुई भुज में कि हमारा एयरफील्ड रनवे पूरा बर्बाद हो गया। उसके पहले भी हमने एक उनका जहाज़ जो रोज़ आते थे, 6 तारीख को हमने उनका एक जहाज़ मार गिराया था। तो काफ़ी बौखला गए थे। उनका प्लानिंग भी था कि भुज इसको नॉन ऑपरेशन करके फिर उनके आर्मी को कब्ज़ा करवा लेना, ये वो बहुत बड़ा प्लान था। अब जब ये रनवे ही ख़त्म हो गया और काफ़ी टाइम बॉम्ब डाले थे, हम तो जा नहीं सकते। मैंने तो हेलीकॉप्टर से देखा कि कितना डैमेज हो गया है। मैंने मेरे इंजीनियर के साथ जाके देखा, जो सिविल इंजीनियर था, कि फिर पता चला कि 8 बहुत बड़े गड्ढे हुए और उसको बुझाना जरूर था। तो उसका भी हमने प्लानिंग करके रखा था वॉर के पहले। पूरे रनवे के दोनों तरफ रिपेयर मटेरियल और रिपेयर मशीनरी हमने कर दी थी, ताकि जहाँ भी कुछ अटैक हो तो इमीडिएटली हम, क्योंकि रनवे 3 किलोमीटर दूर रहता है, ऐसा नहीं कि यहाँ रखा है तो वहाँ 3 किलोमीटर फिर इसको सामान को ले जाना पड़ेगा, उसको रिपेयर मटेरियल को। तो सर, तब क्या ये जब एयर बेसिस पर अटैक होते थे तो हमको उन्हें रिपेयर करने का उतना समय मिल पाता था ताकि दोबारा फाइटर जेट्स वहाँ से उड़ान भर सकें रिटेलिएट करने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए? जब से 4, 5, 6, 7 को जब अटैक हुआ तो कुछ ना कुछ हमारा डैमेज होता था, मगर हमारे इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर, हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा था सिविल कॉन्ट्रैक्टर के साथ कि कुछ होगा तो ये करना। उनका लेबर फोर्स, वो तुरंत लेबर फोर्स आके वो जो भी डैमेज हुआ उसको रिपेयर कर देते थे और हमारा फिर से ऑपरेशन हो जाता था। मगर जब इतनी 8 तारीख को जब रात भर बॉम्बिंग हुई, 8 बजे से चालू होकर 4 बजे तक एक के बाद एक बॉम्बर्स आते थे, तो पूरा फिर वो क्या हो गया कि भुज शहर जो था वो काफ़ी पास में था एयरफील्ड पे, वो पूरा हिलने लग गया। वहाँ इतना पैनिक चालू हो गया कि सब लोग अपना घर दार छोड़ के बाहर भाग गए। जिनको जो भी मिला, साइकिल, बैलगाड़ी, टांगा, कार, ट्रक, सब लेके लोग भाग गए। हमें पता नहीं था, मगर हमारे कलेक्टर को पता था। कि कलेक्टर को जब पता चला कि सिविल पॉपुलेशन भाग रही है, तो उन्होंने जाके उनको मन्नत की कि भागो मत, हम लड़ाई जीत रहे हैं और कोई भी इधर आके बॉम्ब नहीं डालेगा, और बॉम्बिंग सिर्फ एयरफील्ड पे ही होगी। मगर उन्होंने माना नहीं, वो चले गए। नेक्स्ट डे जब मेरा इंजीनियर उसको कॉन्ट्रैक्टर को बुलाने लगा गया, तो पता चल के कॉन्ट्रैक्टर, उसके लेबर, सभी लोग भाग गए और हमारा टाइम बम फूट रहे थे। तो कोई भी एयरफील्ड के पास आधे किलोमीटर एयरपोर्ट पर आने को डर रहा था। वहाँ जो एक रास्ता जाता वो भी पूरा डेजर्टेड पड़ा था, वहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। तो हम बहुत इसमें फिक्स में पड़ गए कि अभी किस तरह से, क्योंकि कोई भी एयरफील्ड वॉर में नॉन ऑपरेशन होना
मतलब कि बहुत सेटबैक होता है ऑपरेशनल प्लानिंग को। जैसे कि मैंने बताया फेज़ 2 चालू होने वाला था अभी और एयरफील्ड हमारा ख़राब हो गया। तो फिर हमने बहुत हमारी पायनियर कंपनी रहती है आर्मी की, जो कि ये रिपेयर करती है, ब्रिजेस बनाती है, तो वो भी कहीं बिज़ी थी। तो इसमें ऐसा लगा कि अभी पता नहीं क्या होने वाला। तो फिर हमें याद आया कि बाजू में जो माधापुर विलेज है, वहाँ की महिलाएं ये सब काम में माहिर है। अच्छा, तो शायद यहाँ से और ऐसे उन महिलाओं मतलब उन वीरांगनाओं का रोल शुरू होता है इस वॉर में ना। मैं जानना चाहूँगी, आई एम श्योर जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो सब जानना चाहेंगे कि कैसे इंडियन एयरफोर्स ने उन महिलाओं के साथ, अब वीरांगनाओं के साथ मिलकर ये वॉर जीती, उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। वो जो माधापुर विलेज था उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि वहाँ के ज़्यादातर लोग मेन फोर्स आदमी जो थे वो स्पेन, कनाडा, साउथ अमेरिका में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर से, बिजली कॉन्ट्रैक्टर, और तो उनका बहुत बड़ा बिजनेस चलता था। तो वहाँ जाके वो काम संभालते थे और यहाँ पैसा भेजते थे। तो ये जो विलेज था बहुत रिच था, मतलब लोग बहुत खुशहाल थे। उनके पास में कारें, रेफ्रिजरेटर, उस ज़माने में सब कुछ था, बैंक्स थी, उनका फिक्स डिपॉजिट सबसे बढ़ के था हिंदुस्तान में, रिकॉर्ड था इनका, इतना पैसा था इनका। और सब औरतें, ज़्यादातर औरतें थी वहाँ पर, क्योंकि उनके आदमी लोग तो बाहर काम कर रहे थे। औरतें पढ़ी लिखी थी, लड़कियाँ कॉलेज स्कूल में पढ़ रही थी, लड़के भी पढ़ रहे थे कॉलेज स्कूल में। तो मगर वो कम्युनिटी का, वो कन्वी पटेल कहते हैं उनको, उनके कम्युनिटी का एक सोशल नॉर्म था। उसमें ऐसा था कि हफ्ते में कम से कम 2 बार औरतों ने और उनके लड़कियों ने जाके कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे कम से कम 1 घंटा तो 2 घंटा काम करना फ्री। ये उनका, जैसा आप मंदिर जाते हो ये करने के लिए, उनका ये था कि वो कंस्ट्रक्शन वाले थे, तो उनका ये था। तो उनको पता था कि कंस्ट्रक्शन काम कैसा करना, ऐसा नहीं कि उनको सिखाना पड़ता। और जैसे कि मैंने बताया पढ़े लिखे थे, कॉलेज में। तो हमने सरपंच को कांटेक्ट किया, सरपंच मुझे जानता था पहले से। तो उन्होंने कहा भैया कि देखते हैं अभी ये बहनों को ये करते। तो उन्होंने भी और हमने कन्विंस किया कि अभी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और आपकी मदद की ज़रूरत है। कलेक्टर ने भी उनको ये किया। बट सर, आई एम श्योर उन्हें कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल रहा होगा, क्योंकि एक तरह से अब उन्हीं महिलाओं को इतनी बड़ी जंग का पार्ट बनना होगा। तो ये कैसे संभव हो पाया? पहले 50 औरतें चालू हो गई, रेडी हो गई वो आके काम चालू करने का। फिर जैसे भी ये गांव में बात फैल गई तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं, मैं भी जाऊँगा। तो लोग सब कुछ आ गए। तो मतलब ये है कि जब आदमी लोग वहाँ आसपास घूमने को तैयार नहीं थे, उस माहौल में ये औरतें अंदर आती है, टाइम बॉम्ब जा रहे हैं, फूट रहे हैं, वॉर चल रही है, एक्चुअल वॉर चल रही है, उसमें इन लोग रनवे रिपेयर कर रहे हैं। मेरा तो खैर है, तो मेरे का ट्रेनिंग तो वॉर के लिए, अल्टीमेटली हमारा ट्रेनिंग क्यों रहता है, वॉर में जाने के रहता। तो मैं ट्रेन था, मगर इन लोग ट्रेन नहीं थे। इन्होंने जो हिम्मत जिता के वो आए, वो बहुत काबिलियत की बात है। ये हिस्टोरिकल बात है। कोई ज़िंदगी में, कोई भी वर्ल्ड में ऐसी घटना नहीं हुई जहाँ की ऐसी स्थिति में औरतें, बिना ट्रेन औरतें आके उन्होंने काम किया। और वो आके उन्होंने दिन रात मेहनत करके, और वो स्वामीनारायण सेक्ट की थी। वो इन लोग स्वामीनारायण वाले कोई किसी का खाना वाना नहीं खाते, तो अपने पानी से खाना पीना खुद लेके आए थे। हमने बताया कि वो कहते कि नहीं, हम नहीं खाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। मगर बात ऐसी हो गई थी उसके बाद में, हाँ, तो जब इंदिरा गांधी, फिर 16 तारीख को सीज़ फायर हो गया, 16 तारीख को लड़ाई बंद हो गई, और 24 तारीख को इंदिरा गांधी आई इनको खास मिलने के लिए भुज में। इंदिरा गांधी कोई भी एयरफील्ड पे विज़िट नहीं किया उन्होंने, सिर्फ भुज में आके। तो हम उनको
उनसे मिलवा दिए। वो फिर उन्होंने शाबाशी दी, उनके साथ लंच किया इंदिरा गांधी ने। फिर बोली कि उस ज़माने में एक ही झांसी की रानी थी, अभी देखो हमारे ज़माने में अभी 300 झांसी की रानी अभी। तो ये बात बहुत फैल गई। फिर लोग दूर से, मतलब फॉरेन से भी रिपोर्ट से आके उनका इंटरव्यू लेना चालू कर दी। मगर ये जो बहुत बड़ी बात थी, ये वो भूकंप जब आया तो उसमें ये दब गई, क्योंकि भूकंप में इतने लोग सभी मारे गए कि उसमें ये जो हिस्टोरिकल ये था वो दब गया। मगर बाद में जब ये बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने ये किया, फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर एक वीरांगना स्मारक बनाया है माधवपुर विलेज में, उसका उद्घाटन किया। तब लोगों को फिर से पता चल गया। फिर मेरे को फ़ोन आना चालू हो गया कि हमको इसके ऊपर ड्रामा बनाना है, सीरियल बनानी है, मूवी बनाना है, ये करना है, वो करना है। तो मगर मैं जब इनसे बात करता था तो मेरे को पता था कि इनको कुछ बैकग्राउंड पता नहीं, कहीं से सुने हैं और मेरे पास आ रहे हैं, तो असली स्टोरी मेरे से सुनने वाले हैं। मगर ये जो अभिषेक दुधाया, जिसने कि ये राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है, वन ऑफ द प्रोड्यूसर, ये बुश प्राइड ऑफ इंडिया फिल्म बनाई, उसकी दादी जो थी उसने ये रनवे रिपेयर किया, वो इसमें। ओ माय गॉड, इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो उसने बचपन से उन्हें स्टोरी सुने थे दादी से कि बॉम्ब होते थे, मैं जाके रिपेयर करती थी, हम छिप जाते थे ऐसे। तो उसके बाद में फिर वो टीवी का डायरेक्टर बन गया, टीवी पे सीरियल्स बनाने लग गया। मगर उसके दिमाग में ये था कि इसके ऊपर मूवी बनाना। तो जो भी करीब 70 औरतें वहाँ पर थी, बाकी तो जैसा मैंने बहुत ही लोग अमीर थे, तो काफ़ी लोग तो उधर सेटल हो गए, इंग्लैंड, अमेरिका वगैरह जिसमें। मगर 70 औरतें थी, इन्होंने वो ऑल 70 लोगों का इंटरव्यू लेके तो स्टोरी पूरी बना दी। उसको पूरी स्टोरी वो बन गई थी ये औरतों के थ्रू। फिर मेरे से कांटेक्ट हुआ, तो फिर मैंने बोला कि तू कैसा बना, क्या तेरे को पता। तो उसने बताया कि मुझे मेरी दादी काम की थी और मैंने ये 70 औरतों से पूरी स्टोरी सुना ली और मैं आपको सुना। फिर मुझे लगा कि भैया ये बना सकता, क्योंकि इसने इंटरेस्ट। उसके साथ फिर बातचीत हुई, फिर पूरा प्लानिंग हुआ, फिर किसको लेना, अजय देवगन, फिर संजय दत्त, इन लोग सब बड़े बड़े एक्टर आ गए ऑन बोर्ड। और मुझे खुशी है कि ये जो स्टोरी है ये इन औरतों की, वो फिर पर्दे पर आ गई, लोगों को पता चला कि इन्होंने क्या काम किया था। वो मैंने अभिषेक दुधाई को भी बताया कि मुझे कुछ नहीं होना, इनकी जो स्टोरी आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो काम किया, मैंने तो मेरी तीसरी लड़ाई थी, तो मेरा कुछ ये था। मगर इनका जो काम है ये पूरे दुनिया के सामने आना चाहिए, और अभी तक नहीं आया। हम लोग बहुत हिंदुस्तान का जो हिस्ट्री है बहुत अजीब है, हम हिस्ट्री जल्दी भूल जाते हैं, जिसमें क्या भूल जाते हैं, और हम अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते क्या। तो ये मुझे अच्छा लगा कि आप लोग ये इसके ऊपर बना रहे, ताकि ये कम से कम स्टोरी जिंदा रहे। पहले वो गांव के बिन सिवाय इवन गुजरात में किसी को पता नहीं था, तो दुनिया की बात छोड़। तो ये बहुत अच्छी बात हुई, और हमें भी इतना गर्व है कि इस तरह की औरतें हमारे देश में हैं, गुजरात में। अच्छा सर, इस बात से मुझे ये क्यूरोसिटी हो रही है कि जो रनवे रिपेयर करा गया था, क्या उसके बाद भुज में वो रनवे यूज़ होता रहा जैसे भुज मूवी में दिखाया गया है? नहीं, ऐसा हो गया कि वो टेम्पररी था बना हुआ, वो रनवे एकदम स्मूथ लगता है रनवे। यहाँ से पैच वर्क किया था हम, तो भी जितना हो सकता है किया था, मगर वो ऑपरेशन था रनवे, हवाई जहाज चढ़ उतर सकते थे। मगर बाद में जैसा भी सीज़ फायर हुआ, तो हमने पहला काम किया कि उसको पूरा सरफेसिंग करा लिया रनवे का पूरा को। तो मतलब ये था कि जो रनवे नॉन ऑपरेशन है उसको ऑपरेशन बनाना, तो उस तरीके से फिर काम किया। सर, आप सिंस खुद वॉर के विटनेस हैं, एंड इससे मुझे एक जहन में एक और सवाल आ रहा है। वास्तविकता में और भुज मूवी में एक कैरेक्टर दिखाए गए हैं, मतलब रियल लाइफ में भी वो कैरेक्टर हैं, उनके बारे में इंटरनेट पे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, पग्गी के नाम से। तो
उनके बारे में अगर आप थोड़ा बता सके तो। नहीं, ऐसा पगी का एक था कि वो जो पगी को एक तरह का एक ज्ञान था, जो कि वो फुटप्रिंट्स जो है देख के, या तो आदमी के, क्योंकि वहाँ सब ये सैंड है, पूरा सैंड, और उस पर जो उसके फुटप्रिंट्स आते थे, या तो जानवरों के या तो आदमी के, तो उसको वो पढ़ लेता था और बताता था कि ये भी यहाँ से इंडियन गुजरा है, पाकिस्तानी गुजरा है, और कितना वज़न था उसका, या तो कितने ऊँट गए हैं, कितनी क्या आर्मी की ट्रक्स गई या तो सिविलियन ट्रक्स गई थी, तो उसको ये था। तो उसका जो ये गिफ्ट है उसको, वो गिफ्ट के मुताबिक बीएसएफ ने उसको एम्प्लॉयमेंट दी थी। तो बीएसएफ का कमांडर जो था वो मेरे ऑफिस में एक बार आया था, तो ये पगी को ले गया, तो उसने मेरे को बोला था कि इसको एक गिफ्ट है कि जो ऐसा वो देखता करके पगी। वाकई में इस रीजन से काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं एंड एक ऑफिसर से खुद ये सब कहानियाँ सुनना आई थिंक इन्हें और भी इंटरेस्टिंग मोड़ दे देता है। तो ये थे विंग कमांडर विजय कार्णिक सर। एक जंग में बल का और अकल का दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है वो मुझे सर के कैरेक्टर और उनकी कहानी से समझ आया। एंड आई होप आप भी उनकी कहानी से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुए होंगे। और इन कॉन्वर्सेशंस का यही मोटिव है, इंस्पिरेशन यहाँ से उधर पहुँचाना, क्योंकि मेरे इतने सारे ट्रैवल के सालों में मैंने बहुत सारी इंस्पिरेशन इकट्ठा करी है और बस अब मैं वो बांटना चाह रही हूँ। तो यही मेरा मकसद है। इसके अलावा मैं बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ गुजरात के माधापुर गांव में खुद पहुंचकर उन 300 वीरांगनाओं में से कुछ वीरांगनाओं से खुद वार्तालाप करने के लिए, उनसे खुद उनकी कहानी जानकर मैंने कोशिश करी है एक व्लॉग बनाने की। ऑलरेडी मैं वो चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जो मेरा ट्रैवल चैनल है। वहाँ पे गुजरात के बॉर्डर्स के सारे वीडियोस हैं, मैंने उसी में वो एपिसोड डाला हुआ है। आपने विजय कार्णिक सर से तो एक साइड की कहानी सुनी है, अब उनके साइड की कहानी आप उस व्लॉग में जाके ज़रूर सुनिएगा। व्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। इनफैक्ट पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आपको उसमें रण ऑफ कच्छ, गुजरात में हुए 1971 के वॉर की लोकेशंस और क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हुई, और गुजरात में उन लोकेशंस पर, यानी कि बॉर्डर की लोकेशंस पर देखने को क्या क्या है, ये सब आपको एक ट्रैवलर के पर्सपेक्टिव से उस सारे वीडियोस में देखने को मिलेगा। और आप ये सारे जो कॉन्वर्सेशंस है वो पॉडकास्ट पे भी सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई पे। मैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड इन यात्रा अनकट विद द इफी एक्सप्लोरर। आई विल सी यू इन अनदर वन। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। नमस्ते।